वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम 133 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 25/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में 25/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बाकी जो भी आपको यहाँ पर पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 24 रुपये प्रति मीटर की दर से एक आयताकार मैदान के चारों ओर बार लगाने की लागत 1920 रुपये है। यदि इसकी लंबाई 23 मीटर है तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है आपको ये जो आपका टोटल जो बार लगाया गया वो किसके आधार पर लगाया गया है, इसके आयतन यानी कि इसके परिधि के आधार पर लगाया गया है। जैसे कि ये जो आपका एक आयताकार आपका क्या है, एक मैदान है, इसके जो है चारों ओर परिधि पर क्या लगाया गया, बार लगाया गया। यानी कि हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, रेक्टेंगल यानी कि आयत का परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले टोटल परिमाप आपका क्या हो जाएगा, चौड़ाई हम लोग क्या करेंगे, बी ही रहने देंगे। तो 2 इंटू लेंथ यानी कि लंबाई कितनी दी गई है, यहाँ पर 23 मीटर दिया गया, तो 23 ब्रेथ हमें निकालना है तो उसे बी से डिनोट कर देंगे। अगर हमें कुल जो है लागत निकालना है तो ये जो है टोटल परिधि हो गया। टोटल परिधि में अगर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से गुना कर दे तो टोटल रुपये आ जाएगा। टोटल रुपये यहाँ पर कितना दिया गया, 1920 रुपये। हल कर लेंगे, यहाँ पर से आपकी चौड़ाई आ जाएगी। तो 24 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 24 80 192 यानी कि 80 बार में, 2 से 80 आपका 40 बार में चला जाएगा। 23 उधर माइनस करेंगे तो 40 माइनस 23 यानी कि ब्रेथ चौड़ाई कितनी आ जाएगी आपकी, 17 मीटर। ये आपकी आयताकार मैदान की चौड़ाई आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो रेलगाड़ी एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती है और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तो पाया गया कि रेलगाड़ी ने एक दूसरे की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। तो दोनों रेलगाड़ी जो है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, समय, कि भाई कितने समय बाद जो है आपस में मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको फिर पता होना चाहिए कि समय का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टाइम बराबर आपका होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो समय निकालने के लिए यहाँ पर टोटल दूरी जो है, दोनों के बीच की दूरी जब मिलते हैं तो कितना अधिक चल चुका होगा, एक 80 किलोमीटर अधिक चल चुका होगा। तो यहाँ पर फिर चाल का अंतर कितना है, एक 20 एक 25, तो चाल का अंतर आपका कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 से यहाँ पर काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16, यानी कि 16 घंटे बाद वे दोनों आपस में क्या मिलते हैं, दोनों रेलगाड़ी आपस में मिलते हैं। यानी कि 16 घंटा पहला रेलगाड़ी भी चला, 16 घंटा दूसरा रेलगाड़ी भी चला। तो अगर दोनों स्टेशनों की हमें दूरी निकालनी है तो दोनों रेलगाड़ी द्वारा चली गई कुल दूरी निकाल लेंगे तो हमें दोनों स्टेशनों की बीच की कुल दूरी भी आज पता चल जाएगी हमें। तो डिस्टेंस हमें चाहिए, यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, दूरी बराबर समय इंटू स्पीड, यानी कि दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो चाल आपका कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लेता है, 16 घंटा। 20 इंटू 16 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, यानी कि पहली रेलगाड़ी 320 किलोमीटर चलती है, दूसरी रेलगाड़ी कितनी चलेगी, तो 25 इंटू 16 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 250, और 25 छक 150 यानी कि 400 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों स्टेशनों के बीच की कुल दूरी आ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 400 और 320 यानी कि 720 किलोमीटर आपकी क्या आ गई, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 200 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि पूर्ण रूप से क्या हो रही है, डिविजल हो रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 को 7 से डिवाइड करेंगे, 200 को 7 से डिवाइड करेंगे। हमें रिमाइंडर पर ध्यान नहीं देना, हमें क्या ध्यान देना, कोशिएंट यानी कि आपका भागफल पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर भागफल, तो 7 से 1 आपका
फिर कितना बचा 3, तो 7 चौक 28, 2 बचा तो 7 दूनी 14, यानी कि 142 ऐसी संख्याएं 1000 यानी कि 1 से लेकर 1000 तक 142 ऐसी संख्या जो 7 से पूर्णतः कटती है। लेकिन 200 से हमें 1000 तक का चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, 200 का जो 200 तक जो 7 से कटेगी वो सारी संख्याओं को 142 में से माइनस करना होगा। तो क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, भागफल आपका कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, 6 बचा आपका, तो 7 8 56, 142 में से 28 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वो संख्या आ जाएगी जो 200 और 1000 के बीच है और 7 से पूर्णतः विभाजित। तो 142 माइनस 28 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30, 12 2 14, यानी कि 114 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात 3:5 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात क्रमशः 2:3 और 4:5 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनके वेतन का योग 4300 रुपये है तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन कितना होगा, यह आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, लक्ष्मण और गोपाल इनके जो है 1 वर्ष पहले वेतन का अनुपात कितना है, 3:5 है। लेकिन लक्ष्मण का जो है, लक्ष्मण का पिछले वर्ष की तुलना में और वर्तमान वर्ष का आय जो है कितना हो जाता है, 2 यूनिट से 3 यूनिट उसका, यानी कि अभी मान लीजिए वर्तमान चला, इससे पिछले वर्ष में उसका जो आय कितना था, यानी कि सॉरी वेतन कितना था, तो 2 यूनिट था। 2 यूनिट से अगले वर्ष कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। लेकिन यहाँ पर वर्तमान में कितना दिया गया, यहाँ पर 1 वर्ष पहले का जो है यहाँ पर कितना दिया गया, 3 यूनिट दिया गया। लेकिन 1 वर्ष पहले का यहाँ कितना दिया गया, लक्ष्मण का 2 यूनिट दिया गया। तो हमें क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, इसे बराबर करना होगा। लेकिन यहाँ भी 5 है, यहाँ भी फिर क्या है, गोपाल का 4 है। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 तिया 12, 5 चौक 20, यानी कि लक्ष्मण का जो है वर्तमान वेतन 12 यूनिट और 1 वर्ष पहले, वर्तमान है 1 वर्ष पहले, यानी कि 1 ईयर आप बोल सकते हैं, 1 साल पहले का। तो ये 12 यूनिट है, ये 20 यूनिट है। लेकिन अब जो है पहले 2 यूनिट बराबर 12 था और वर्तमान कितना हो गया, 2 यूनिट बराबर अगर 12 है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो इसके 3 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 6 तिया 18, यानी कि लक्ष्मण का 1 साल पहले 12 यूनिट वेतन था, अब कितना हो गया, 18 यूनिट। उसी तरीके से गोपाल का पहले वेतन कितना था, 20 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट बराबर 20 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, यानी कि 1 वर्ष पहले 20 था, एक उसके अगला साल जो है कितना हो गया, 25 हो गया। तो यहाँ पर से फिर क्या बोला गया कि दोनों वेतन की, यानी कि ये जो आपका क्या है, प्रेजेंट इनकम है, प्रेजेंट आपका वेतन या फिर इनकम जो बोलिए आपका वो है, ये इतना यूनिट है। तो क्या बोला जा रहा है कि दोनों का वर्तमान वेतन का योग कितना है, 4300 रुपये। और यहाँ पर से यूनिट का जो है सम कितना, 18 यूनिट 25 यूनिट, यानी कि कितना हो जाएगा, 18 और 25 43 यूनिट। 43 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, रुपये में 4300 रुपया दिया गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है, लक्ष्मण का वर्तमान वेतन पूछा जा रहा है। तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन कितना था, 18 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 100 रुपये है तो 18 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1800 रुपये होगा। तो ये क्या आ गया, आपके लक्ष्मण का वर्तमान वेतन आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरी हुई है, पहले स्टॉप पर इससे 1/3 यात्री जो है उतर जाते। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि रेलगाड़ी में यात्री जो है कितनी है, भरी हुई है, यक्स है, उसका 1/3 उतर जाता है, यानी कि टोटल यात्री का 1/3 उतर जाता है। तो बचा कितना, टोटल कितने थे, 3 यूनिट, 3 में से 1 यूनिट उतर गए, बचा कितना, 2 यूनिट। अब जो है क्या हुआ, इसके बाद जो है 96 और क्या हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं, यानी कि 96 यात्री और चढ़ गए। इसके चढ़ने के बाद दूसरे स्टॉपेज पे क्या होता है आपका, दूसरे स्टॉप पर उसमें मौजूद आधे यात्री क्या हो जाते हैं, उतर जाते, यानी कि आधा उतर गया। तो बचा कितना, कुल का आधा बच गया। उसके बाद 12 नए यात्री और चढ़ गए, यानी कि प्लस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा स्टॉप पर पहुंचने पर गाड़ी में मौजूद यात्री की संख्या कितनी है, 248 है, यानी कि अब जो है बची हुई यात्री कितनी है, 248 है, जो कि तीसरे स्टॉप पर एक तरीके से उतर जाते हैं। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि रेलगाड़ी जब चलना शुरू की थी तब उस समय यात्रियों की संख्या कितनी थी, यानी कि हमें वैल्यू किसका निकालना है, यक्स का। तो ये आपका पूरा इक्वेशन बन गया, हल कर लेंगे, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो हल करेंगे,
12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, पहले तो आपका यहाँ पर 2x/3 प्लस आपका कितना है 96 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 236 इंटू 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 36 दूना 72, 2 दूना 4। हल करेंगे 2x/3 बराबर 96 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12, फिर यहाँ पर आपका कितना हो गया 46, तो कितना हो जाएगा 37। हल करेंगे 2 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 18 दूनी 36, 8 8 16। यक्स बराबर आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 8 दिया 24, 2 18 दिया 54 और 2 कितना हो जाएगा 56, यानी कि शुरुआत में यात्रियों की संख्या 564 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक छात्र को गणित में पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि दूसरे सत्र में उसका प्राप्त अंक 87 है तो पहले सत्र में प्राप्त अंक कितना है। तो पहले सत्र में प्राप्त अंक कितना रहे होंगे, खुद में 100% रहे होंगे। 100% में क्या हो गए 16% का वृद्धि हो गई, यानी कि अब कितना हो गए होंगे 116%। 116% बराबर कितना दिया गया 87। 19 से आपका यहाँ पर कट रहा है तो काट लेंगे आपका 19 नहीं 29, 29 से आपका 29 या 87 हो गया और 29 चौक आपका 116 हो गया, यानी कि 4% बराबर कितना हो गया 3 आपके प्राप्त अंक हो गए। तो हमें क्या चाहिए 100% का वैल्यू चाहिए, क्योंकि पहला प्राप्त अंक 100% था। तो 4% बराबर अगर 25 है तो दोनों तरफ अगर 25 से गुना कर दे तो हमें 100% का वैल्यू आ जाएगा। कितना हो जाएगा 25 चौक 100% बराबर 25 या 75 प्राप्त अंक ये आपके आ गए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 0.25 को यहाँ पर 0.0025 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पर आपका 2 2 4, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 इंटू क्या करेंगे 0.025 इंटू क्या करना है 2.5 से गुना करना है। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना चला जाएगा 1000, 2 शून्य से 2 शून्य चला गया। 2.5 इंटू 2.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.25, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 7/13 प्लस 1 को जब 6 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्या है आपका 7/13 प्लस 1/6। तो 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 1 इस तरीके से लिखा जा सकता है। प्लस आपका क्या है 1/6, 6 तो 6 आपका क्या हो जाएगा पूरा तरीके से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कुछ भी बचेगा नहीं, तो ये आपका खत्म हो गया। जब 1 को 6 से डिवाइड किया जाएगा तब रिमाइंडर कितना बचेगा 1। 1/13 है तो कितना हो जाएगा, 1 पर पावर कुछ भी रहे आपका 1 ही रहता है। तो 1 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 2, यानी कि जब 6 को 2 से डिवाइड किया जाए, यानी कि 2 को जब 6 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल 2 ही बचेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2400 और 1810 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 6 और 4 प्राप्त होते हैं। तो आपसे वो संख्या पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो संख्या जो शेषफल जो प्राप्त होती है पहले ही क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो वह जो भी संख्या होगी बड़ी से बड़ी वो पूर्णतः इसे काट देगी माइनस करने पर। तो 2400 माइनस 6 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2394, और आपका 1810 माइनस 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1806। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर से, सबसे पहले हमें दिख रहा है कि ये जो आपका 9 4 13, 13 3 16, 16 2 18 और 8 1 9 6 15, यानी कि ये दोनों संख्या क्या हो रही है, दोनों संख्या 3 से कट रही है। तो जो भी संख्या जो भी यहाँ पर नंबर होगी, जो भी सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होनी चाहिए 3 से कटनी चाहिए। 46 3 से नहीं कट रहा, ये नहीं हो सकता। 40 3 से नहीं कट रहा, नहीं होगा। 42 3 से कट रहा, ये हो सकता है। 44 आपका 3 से नहीं कट रही, ये नहीं हो सकता, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। बाकी आप चेक करना चाहे तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि 42 से इसे डिवाइड करेंगे तो चेक कर लीजिएगा रिमाइंडर आपका 0 आएगा, और 42 से इसे डिवाइड करेंगे तब आपका रिमाइंडर 0 आएगा। बाकी आप उस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया कि अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि कॉमन फैक्टर 3 है, यानी कि जो भी आपका कटेगी जो जिस भी संख्या से उसका 3 गुणज होना चाहिए। तो 42 ही एकमात्र ऑप्शन है जिसका 3 गुणज है, तो यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पुरुषों के एक समूह ने 10 दिन में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 जो है क्या होगा अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट रहे। यदि समूह में शेष सदस्यों ने
कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया तो पुरुषों की मूल्य संख्या कितनी थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो पुरुषों की मूल संख्या क्या मान लेते कि यक्ष है, तो यक्ष आदमी जो है कितने दिनों में काम कर लेते, 10 दिनों में काम कर लेते। आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बराबर क्या होते हैं, मैन इंटू डेज होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, टोटल वर्क ये भी आपका होता है। एक तो आपका हो जाता है इफिशियंसी इंटू टाइम, लेकिन आपका ये भी होता है मैन इंटू डेज भी होता है। ये आपका टोटल वर्क का फार्मूला दो तरीके से होता है। तो यहाँ पर यक्ष मान लिया, पुरुषों की संख्या 10 आपका टाइम आ गया, यानी कि दिनों की संख्या। फिर बोला गया कि जब टोटल जितने पुरुष थे उसमें क्या रहते, 5 अनुपस्थित रहते, तो कितना दिन लगता है काम को करने में, 12 दिन लगता है। इधर भी टोटल वर्क, इधर भी टोटल वर्क, एक ही काम को कर रहे, टोटल वर्क बराबर होगा। हल करेंगे, यक्ष का जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। तो हल कर लेते, 2 से काटेंगे 5 बार में, ये 6 बार में, 6 यक्ष 5 यक्ष, 6 यक्ष में से 5 यक्ष गया तो कितना बचेगा यक्ष, बराबर 6 × 5 = 30, उधर भेज देंगे तो +30 हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में जो है पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो 30 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर में 3% की वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज में 240 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कि 3% बराबर जो है वैल्यू कितना है, 240 रुपये है। तो प्रिंसिपल जो है खुद में कितना होता है, 100% होता है। यानी कि हमें क्या चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 3% बराबर 240 रुपया दिया गया। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 रुपये। तो हमें क्या चाहिए, 100% का वैल्यू। तो अगर 1% का वैल्यू 80 रुपये, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8000 रुपये। यानी कि मूलधन कितना था, तो 8000 हो जाए। यहाँ पर आपका 4000 नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, 8000। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगर यहाँ पर आपका समय दे देता कि 2 साल है, लेकिन यहाँ पर आपका समय नहीं दिया गया। अगर समय यहाँ पर दे देता 2 साल, तब आपका मूलधन 4000 रुपये होता, लेकिन समय नहीं दिया गया है, तो उस आधार पर आपका 8000 होगा, ना कि 4000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि इस तरीके से है कि एक आपका पहले तो स्क्वायर है, इसका मध्य बिंदु, यानी कि सभी भुजाओं का मध्य बिंदु को जब आपस में जोड़ा जाता है, यानी कि इस तरीके से जब जोड़ा जाता है, तब ये भी क्या बनेगा, ये जब मध्य बिंदु को, जब किसी वर्ग के मध्य बिंदु को आपस में जोड़ा जाता है, तो ये जो बनता है ये भी आपस में क्या होते हैं, स्क्वायर ही होते हैं। ये भी आपके क्या होते हैं, स्क्वायर ही होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो बड़ा वाला जो आपका वर्ग होता है, उसका क्षेत्रफल का आधा क्षेत्रफल ये किसका क्षेत्रफल के बराबर होता है, ये छोटे वाले स्क्वायर का क्षेत्र। यानी कि ये जो बड़ा वाला जितना क्षेत्रफल होगा, उसका आधा क्षेत्रफल ये छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। यानी कि ये बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिंपल सा तरीका होता है निकालने का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है अपनी मेज को 12.5% के लाभ पर और कुर्सी को यानी कि 8.1/3% के हानि पर बेचता है। किसे, कुर्सी और यहाँ पर मेज है। फिर आगे बोला गया कि लेकिन इस पूरे अंतरण पर उसे क्या होता है, 25 रुपये का लाभ होता है। यदि वह दूसरी ओर वह मेज को जो 8.1/3% की हानि पर बेचता और कुर्सी को 12.1/2% के लाभ पर बेचता है, तो उसे ना तो लाभ होता ना ही हानि होती है। तो पूछा क्या जा रहा है कि मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मेज लिख लेते, यम से डिनोट कर लेते हैं, और कुर्सी यानी कि चेयर सी से डिनोट कर लेते हैं। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू आपका हो जाएगा 12.5 का 1/8 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। यानी कि मेज को जो है क्या किया गया था, 8 आपका क्या है, 12.5%, यानी कि हाँ सही है आपका, कितना था, यानी कि 8 यूनिट का सामान को जो है कितने यूनिट में बेचा जा रहा है, 9 यूनिट में बेचा जा रहा है। 8 यूनिट के सामान को कितने यूनिट में बेचा जा रहा है, 1 यूनिट का लाभ, यानी कि 9 यूनिट में बेचा जा रहा है। फिर कुर्सी में आपका क्या है, 8.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/12। यानी कि कुर्सी में जो है 12 यूनिट के सामान को 1 यूनिट की हानि, यानी कि कितने में बेचा जा रहा है, 11 यूनिट में बेचा जा रहा है। ये आपका पहला तरीका था, ये आपका क्या था, पहला तरीका था। लेकिन दूसरे बार में बोला जा रहा है कि यदि उसे मेज को 8.1/3 यानी कि 1/12 के हिसाब से हानि में बेचा जाए,
क्या किया जाए, हानि में, यानी कि 12 यूनिट के सामान को 1 यूनिट की हानि यानी कि 11 यूनिट में बेचा जाए, और कुर्सी को 12.5% यानी कि 1/8 यानी कि 8 यूनिट वाले सामान को 1 यूनिट के लाभ यानी कि 9 यूनिट में बेचा जाता है, तो ना लाभ होता है ना ही हानि होती है। लेकिन जब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो मेज यहाँ पर क्रय मूल्य कितना, 8 यूनिट है। ये आपका क्या है, सीपी और एसपी का अनुपात यहाँ पर लिखा गया है, आपको ये ध्यान देना है, सीपी और एसपी यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ये है। तो यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य यहाँ पर मेज का 8 यूनिट है, यहाँ पर कितना है, 12 यूनिट है। तो क्रय मूल्य तो सभी जगह एक समान होना चाहिए, मेज का क्रय मूल्य तो एक समान होना चाहिए, लेकिन अलग अलग है। तो समान करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से गुना कर लेते हैं, यहाँ पर 2 से गुना कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, 8 तिया 24 और 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 11 दूनी 22। फिर उसी तरीके से चेयर में भी यहाँ पर 12, यहाँ पर 8 सीपी है, तो सीपी तो समान होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 11 दूनी 22, 8 तिया 24, 9 तिया 27। यहाँ तक हमें पता चल गई। फिर लेकिन यहाँ पर जो है दूसरे वाले, ये दूसरा वाला हम लोग ध्यान देंगे। दूसरा वाला में बोला गया कि इसमें जो है मेज को जब बेचा गया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 यूनिट का लॉस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 यूनिट का लॉस हो रहा है। और यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, 24 का सामान 27 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, 3 यूनिट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर क्या बोला गया दूसरे वाले में कि ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। यानी कि ये जो आपका 2 यूनिट जो मेज में लॉस गया है, वो चेयर में जो 3 यूनिट का लाभ है, वो असल में क्या है, आपस में बराबर हो गए हैं। यानी कि 2 यूनिट मेज का और 3 यूनिट चेयर यानी कि कुर्सी का आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि मेज और चेयर का क्या आ जाएगा, यहाँ पर अनुपात आ जाएगा, किसमें, सीपी यानी कि यूनिट में वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर से। तो मेज के 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 3, और चेयर का कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से जो हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ पर फिर जो है, यहाँ पर पहले वाले, अब हम लोग पहला वाला देखेंगे। तो यहाँ पर जो है पहले वाले में जो है कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा था, 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा था। तो मेज में जो है 1 यूनिट का वैल्यू कितना था, 3। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 यूनिट का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। फिर यहाँ पर चेयर में क्या हो रहा है, 2 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर चेयर के 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। दोनों का अंतर कितना है, 5 यूनिट। अब 5 यूनिट का वैल्यू रुपये में कितना दिया गया, 25 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 रुपये। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 रुपये होगा। पूछा क्या जा रहा है, मेज का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो मेज का अगर क्रय मूल्य चाहिए तो यहाँ पर मेज का क्रय मूल्य कितना था, 24 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर क्या बताया गया, 3। तो 24 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 दिया 72 यानी कि 72 यूनिट का हमें वैल्यू चाहिए। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो 72 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 72 इंटू 5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 72 इंटू 5, 360 रुपये। यानी कि मेज का क्रय मूल्य कितना आ गया, 360 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोहरे में एक सामान्य ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। वह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है और वह इसे 10 मीटर की दूरी 10 मीटर नहीं 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए कि कितनी है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या चाहिए, आपका यहाँ पर समय है। यहाँ पर जो है समय बराबर आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो डिस्टेंस दोनों के बीच की दूरी कितनी यहाँ पर रहेगी निरंतर रूप से, क्योंकि एक ही दिशा में दोनों चल रही है। तो ये जो 100 मीटर दूरी है यही आपकी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस रहेगी। बट्टा स्पीड, दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ट्रेन की चाल यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स, यानी कि चाल घटेगा तो क्या हो जाएगा, यक्स -3। लेकिन यहाँ पर जो चाल है वो किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन हमें चाल किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो 5/18 कहाँ हो जाएगा, ऊपर से गुना हो जाएगा। कितना समय लगता है, 4 मिनट का। मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि दूरी भी मीटर में है, चाल भी आपकी मीटर पर सेकंड में हो गई। तो समय आपका सेकंड में होना चाहिए। हल करेंगे, यक्स का जो वैल्यू आएगा वही आपकी क्या हो जाएगी, गाड़ी की चाल होगी। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से हम लोग। 1 0 1 0 चला गया, 5 से 10 2 बार में चला जाएगा, 6 से 18 आपका 3 बार में चला जाएगा, 2 से 4 2 बार में चला जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x - 3 दूनी 6 बराबर कितना हो जाएगा, 3। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6 या 3 9x बराबर कितना हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी क्या आ गई, गाड़ी की चाल आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है ए बी सी का वैल्यू दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ac माइनस 2bc का वैल्यू पूछा जा रहा है। यानी कि हमें इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ भी b है यहाँ भी b है, यानी कि b जो है आपका वैल्यू वो क्या है, असल में माइनस में है। तो यहाँ पर आपका अगर माइनस बी में हमें वैल्यू चाहिए तो माइनस बी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स। अब क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे इस तरीके से आपका रहा होगा, इस तरीके से कि ए प्लस बी प्लस ये माइनस सी का क्या रहा होगा, होल क्यू इस तरीके से रहा होगा, बराबर आपका क्या रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तभी आपका माइनस 2ab प्लस 2a माइनस सी नहीं प्लस सी, ये आपका प्लस सी रहेगा, माइनस बी रहा है, माइनस बी यानी कि माइनस 2ac माइनस 2bc। इस तरीके से आपका ये फार्मूला बैठ रहा है। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, एक तरीके से ए माइनस बी प्लस सी का वैल्यू निकालना है। यानी कि ये वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि इतना का वैल्यू इतने के बराबर, यानी कि इसका वैल्यू हमें निकालना है पुट करके। तो ए का वैल्यू कितना, एक्स प्लस वाई, बी यहाँ पर क्या माइनस बी का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया गया है, माइनस बी का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर प्लस वाई माइनस एक्स, और सी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है होल स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस एक्स चला गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर से आपका 2x तो प्लस में आ गया, प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y माइनस 1 का, ये आपका क्या आ गया होल स्क्वायर। इतना आपका आंसर आ गया, कितने का, इतने का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका क्या है 15 और 16 आपका ये सेम क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अब मैंने ये पिछला वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। ये आपका 15 और 16 सेम क्वेश्चन है, ये शायद गलती से आ गया है तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो खंबे जमीन पर खड़े हैं, उनके पद और उनके शीर्ष के बीच की दूरी 48 मीटर और 50 मीटर है। यदि छोटे खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है तो बड़े खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि कितनी है। तो यहाँ पर दो खंबा है, उनमें से एक छोटा वाला खंबा वो जो है कितना है 10 मीटर है, बड़े खले खंबे का शीर्ष जब छूता है तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर पद और शीर्ष के बीच की दूरी, ये शीर्ष के बीच की दूरी कितनी है 50 मीटर, और यहाँ पर से पद के बीच की दूरी कितनी है 48 मीटर। अगर ये 48 मीटर है तो यहाँ पर मिलाएंगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 48 मीटर। हमें क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू तो ये आपका 10 मीटर यहाँ पर पहले ही दिया गया है। यानी कि ये जो वैल्यू अगर हम लोग निकाले तो ये बड़े वाले आपके खंबे की लंबाई आ जाएगी। तो ये 50 है, ये 48 है, इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 50 का स्क्वायर, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री रहता है। तो 50 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 48 का स्क्वायर, हल करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक आपका क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि 50 प्लस 48 कितना हो जाएगा 98 इंटू 50 माइनस 48 करेंगे 2, तो कितना बाहर आ जाएगा यहाँ पर से 49 यानी कि 7, यहाँ पर 2 यानी कि कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। तो ये लंबाई आपकी कितनी आ गई 14 मीटर। तो ये 14 ये आपकी कितनी है 10 मीटर है, तो 14 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 मीटर, यानी कि बड़े वाले खंबे की लंबाई कितनी आ गई 24 मीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक धनात्मक संख्या यन को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो यन का इकाई अंक क्या होगा। तो एक तो आपका इकाई अंक यहाँ पर क्या हो जाएगा यन का वैल्यू, एक तो आपका यन का वैल्यू यहाँ पर क्या मान सकते हैं 3 भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 को जब हम लोग 0 को हम लोग 5 से डिवाइड करते प्लस आपका क्या हो जाएगा 3, तो ये अगर यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है यन इस तरीके से यन हम लोग क्या मान ले, यन जो शेषफल बचा उसी को हम लोग क्या मान लेते यन मान लेते, यानी कि यन कितना है 3 है। तो जब 3 को 5 से डिवाइड किया जाएगा तब रिमाइंडर कितना बचेगा 3 ही बचेगा, यानी कि अगर पूर्णतः जो विभाज हो रहा है वो 0 को 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ तो 0 आ जाएगा, प्लस 3 करेंगे यानी कि 3 को जब 5 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 3 आ रहा है, यानी कि इकाई अंक आपका एक तो कितना आएगा 3 आएगा। दूसरा आपका यन यहाँ पर से क्या बन सकता है 5 और 3 8, यानी कि यन जो आपका कितना बन जाएगा 8, क्योंकि 8 को जब 5 से डिवाइड करते तो शेषफल कितना बचता है 3, यानी कि एक इकाई अंक 3 हो गया, दूसरा कितना हो गया 8 हो गया। बाकी आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, यन को जब ये 5 को हम 2 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10, शेषफल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 3 13, 13 में भी आपका इकाई अंक 3 ही आता है, 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15 3 18, 18
5 तिया 15, 15 3 18, यहाँ पर भी 18 में भी इकाई अंक 18, यानी कि प्रत्येक स्थिति में आपका या तो इकाई अंक 3 आएगा या तो इकाई अंक 8 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1391 से घटाए जाने पर शेष के रूप में प्राप्त संख्या को 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्राप्त प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7, 9 और 11 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपका कितना हो जाता है, यहाँ पर से आपका यहाँ पर से हो जाएगा 9 से 63, 630 और 63 आपका कितना हो जाता है 693। 693 शेषफल 3 बच रहा है, तो पहले ही क्या करेंगे 1391 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से 1388 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 1388 यानी कि 693 में कितना गुना किया जाए कि 1388 के बराबर आ जाए, आपका कितना आ जाए, यहाँ पर आपका कितना था 9 से 63, आपका यहाँ पर कितना यानी कि 1388, ये जो आपका 693 आपका है, 693 में क्या गुना करे कि 1388 के नज़दीक आ जाए। तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 13, यानी कि ये जो है इतना नज़दीक आपका कट सकता है। तो कितना शेषफल बच जाएगा, कितना आपका यहाँ पर क्या बचेगा शेषफल बचेगा, यानी कि कितना यहाँ पर घटाया जाना चाहिए। तो 1388 मैंने 1386 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2, यानी कि अगर 1388 में 2 घटा देते तो ये तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि आंकड़े, ये आपका क्या दिया गया है, संख्याएं दी गई है, उसका जो है माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यदि 30 को 120 से बदल दिया जाए तो नई माध्यिका कितनी होगी, यहाँ से पूछा जा रहा है। तो दोनों माध्यिका जो आएगी उसका क्या पूछा जा रहा है, माध्य यानी कि मीन पूछा जा रहा है। तो पहले जो है यहाँ पर माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी संख्याएं दी गई उसे पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 20 है, 20 के बाद कौन सा है 30 है, 30 के बाद आपका 40 है, 40 के बाद आपका क्या है 20, 30, 40, 50, 50 आपका कितने बार है 2 बार है। तो 50 आपका यहाँ पर 2 बार लिख देंगे। 60 आपका नहीं है 70 है, फिर आपका कितना 80 है, फिर आपके कितने 90, टोटल 3, 3, 6, 2, 8 संख्याएं थी, 3, 3, 6, 2, 8 संख्याएं हो गई। तो यहाँ पर इन सभी को पहले असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर लिए। तो यहाँ पर आप क्या करना होगा, हमें बीच की संख्या निकालनी होगी। तो यहाँ पर तो 3 संख्या है, इधर 3 संख्या, बीच की संख्या है 50 और 50। तो 50 और 50 के बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी 50 ही हो गया। अगर आपको माध्यिका निकालना है तो 50 और 50 कितना हो जाएगा 100, 2 संख्या 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा 50 आएगा। तो डायरेक्ट भी निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपका 50 और 50 का बोल सकते हैं कि 50 या फिर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो ये पहला माध्यिका कितना आ गया 50 आ गया, लेकिन अब बोला जा रहा है कि 30 के जगह क्या कर दे 120 कर दे, 30 के जगह क्या कर दे हम लोग 120 कर दे, यानी कि 30 के जगह अगर 120 करेंगे तो 20 के बाद अब क्या आएगा, क्योंकि 120 है तो ये तो बड़ी संख्या हो गई तो ये अंत में आएगा। तो 20 के बाद 40 के बाद 50 आपके 2 बार आएंगे, फिर आपके कितने 70, 80, 90, 90 के बाद अब क्या आएंगे 120 आएंगे। तो अब जो है बीच की संख्या यहाँ पे 3 हो गई, इधर 3 हो गए। अब हमें क्या देखना है 50 और 70 के बीच की संख्या। तो 50 और 70 के बीच की संख्या कितनी हो जाएगी 60, कितनी हो जाएगी 60। तो ये आपकी दूसरी माध्यिका आ गई। तो पहली कितनी है 50, दूसरी कितनी है 60। माध्य चाहिए तो माध्य निकालने के लिए पहले क्या करेंगे इन दोनों का योग, योग ही कितना हो जाएगा 50 और 60 का 110। औसत चाहिए 2 संख्याएं थी 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर से आपका 55, यानी कि माध्य कितना आ गया 55। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि घन के प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है क्या करना होगा, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कंजुगेटिव चेंज, क्योंकि एरिया का फार्मूला क्या हो जाता है भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर होता है। तो अगर भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर होता है यानी कि कंजुगेटिव चेंज आएगा। तो कंजुगेटिव चेंज निकालने का ओवरऑल जो है चेंज निकालने का फार्मूला होता है क्या हो जाता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। पहले बार में 50% की वृद्धि, दूसरे में भी 50 की वृद्धि प्लस 50 इंटू 50 बट्टा नीचे कितना हो जाएगा
हल करेंगे, आंसर आएगा 0 0 चला गया, 2 0 से 2 0 चला गया, 50 50 100, 5 5 25, 100 और 25 कितना हो जाएगा 125% की क्या हो रही है यहाँ पर ओवरऑल वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु के 4 गुना, यानी कि लीमा के पिता यानी कि लीमा जो फादर और लीमा के आयु के 4 गुने, यानी कि अगर ये 1 यूनिट है तो ये कितना है 4 यूनिट है। अब से फिर बोला जा रहा है कि अब से 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसके तत्कालीन आयु की 6 गुना थी, उसकी तत्कालीन आयु की जो है 6 गुना थी, यानी कि उस समय इसका अगर 1 यूनिट था तो ये कितनी थी 6 यूनिट थी। उनके पिता की आयु कितनी थी 6 यूनिट थी। कितने साल पहले 4 साल पहले, कितने साल पहले 4 साल पहले। लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे क्या यहाँ पर ये तो आपका 4 साल पहले का अनुपात है, लेकिन यहाँ पर अनुपात में समान डिफरेंस नहीं दिख रहा। तो समान डिफरेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के अनुपात का अंतर से गुना कर देंगे। यहाँ पर 6 और 5 1 का अंतर कितना है 5, 4 और 3 1 का अंतर कितना है 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 चौक 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 6 3 18, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर भी हमें क्या दिख रही है 2 यूनिट की कमी हुई है, यहाँ भी 2 यूनिट की कमी हुई है। 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 2 यूनिट बराबर कितने साल पहले का था 4 साल पहले का, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2। पूछा क्या जा रहा है उसके पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी थी 20 यूनिट, तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 2 साल है तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 साल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि उस समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर और एक बीकन की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज के सभी भुजा क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, यानी कि एक भुजा की लंबाई अगर 17 है तो सभी भुजा की लंबाई 17 ही होगी। फिर आपको पता होना चाहिए कि इसके जो दोनों डायगोनल होते हैं एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये पूरा डायगोनल एक डायगोनल 16 सेंटीमीटर है तो अगर ये इक्वली बाइसेक्ट करेंगे तो अगर ये पूरा 16 है तो आधा यहाँ पर से लंबाई कितनी हो जाएगी, आधा आपकी कितनी हो जाएगी, अगर पूरा 16 है तो आधा कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर से ये 8 है ये 17 है, तो यहाँ पर से मैंने काफ़ी बार ट्रिपलेट आपको बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में कि 17 8 का ट्रिपलेट तीसरा आपका क्या बनता है 15 बनता है, यानी कि ये जो आपकी दूसरे डायगोनल की आधी लंबाई कितनी आ गई 15, तो पूरी लंबाई कितनी आ जाएगी दूसरे डायगोनल का, तो आधी लंबाई अगर 15 है तो पूरी कितनी हो जाएगी 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। तो एक डायगोनल की लंबाई 30 सेंटीमीटर और दूसरे का यहाँ पर कितना दिया गया 16 सेंटीमीटर। पूछा क्या जा रहा है एरिया, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है, ये समचतुर्भुज के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हाफ इंटू D1 कितना दिया गया 16 और D2 कितना दिया गया 30, हल करेंगे आंसर आएगा 3 से काटेंगे 16 8 बार में चला जाएगा, 8 इंटू 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपकी क्या आ गई एरिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि मीनार के शीर्ष को भूमि पर इसके पद बिंदु से 25 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु एक दूसरे दो अलग अलग बिंदुओं से देखे जाने पर बनने वाले उन्नयन कोण क्या अनुपूरक होते हैं, क्या होते हैं अनुपूरक होते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई पूछी जा रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से आपसे बोला जा रहा है कि एक मीनार है, यहाँ पर से क्या है दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर है दूसरी बिंदु यहाँ पर है, ये आपका यहाँ पर ये मिल गया, ये आपका यहाँ पर से ये मिल गया। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है कितनी दी गई है 16 मीटर दी गई है और यहाँ पर से यहाँ तक ये पूरी लंबाई जो है कितनी दी गई है 25 मीटर दी गई है। अगर ये थीटा क्या एक दूसरे के अनुपूरक है तो ये अगर थीटा है तो ये आपका क्या है 90 माइनस थीटा है, ये आपका क्या है 90 माइनस थीटा, इसे क्या मान लेते यच मान लेते। तो आपका क्या हो जाएगा यच बाई 16 यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस आपका क्या हो जाता है 10 90 माइनस थीटा, क्या हो जाता है 10 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा यच बाई 16 बराबर किस में चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर ये कॉट थीटा है तो इसे बोल सकते हैं कि टेन थीटा बराबर इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर 16 बाई यच हो जाएगा, ये इस तरीके से होगा। अब फिर दूसरा क्या करेंगे यहाँ पर से यच बट्टा 25, यच बट्टा 25 बराबर आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो
तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर एच बाई 25 है, यहाँ टेन थीटा बराबर 16/5 है, यानी कि एच बट्टा 25 बराबर क्या हो जाएगा 16/एच, यानी कि इस तरीके से एच बट्टा 25 बराबर आपका क्या हो जाएगा 16/एच, यानी कि हल करेंगे तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 × 25, तो एच बराबर आपका कितना आ जाएगा 4 यहाँ पर 5 यहाँ पर, यानी कि 5 चौक कितना हो जाएगा 20 मीटर। ये आपकी क्या आ गई मीनार की ऊंचाई आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो, लेकिन उसे जब 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचता हो 0 बचता हो। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी संख्या, बाई ऑप्शन हम लोग इसे बना लेते हैं। बाई ऑप्शन से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो भी संख्या होगी वो 7 से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए, पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया गया। तो क्या 248 7 से विभाज्य नहीं है, 7 या 21 3 35 नहीं है, 7 से काटेंगे तो 7 7 या 56 ये कट रहा है 7 से, यानी कि ये आंसर हो सकता है। ये भी आपका 7 से कट रहा है, ये आपका 7 दूनी 14 नहीं कट रहा है, तो 2 ऑप्शन आपके छट गए। अब हम लोग चेक कर लेते कि क्या 8 से डिवाइड करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 या 24 2 26, 8 या 24 2 शेषफल हो रहा है, हमें शेषफल क्या चाहिए 3, गलत है। 8 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 8 6 8 या 64 शेषफल 3 बच रहा है, यानी कि एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। बाकी आपका 12 और 16 से चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी ऑप्शन छट चुका है। तो ये आपका ऑप्शन से बेहतर आप समय बचत करके बना सकते हैं इस प्रश्न को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वर्गाकार कमरे के फर्श पर लगाने के लिए 50 सेंटीमीटर भुजा वाले 784 वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होती है। तो कमरे की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए कि कितना, जो लंबाई हो किसमें सभी मीटर में दिया गया है, यानी कि जो कमरे की भुजा की लंबाई पूछी जा रही है वो मीटर में पूछी जा रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करेंगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है, तो कितना हो जाएगा 1/2 मीटर ये आ जाएगी भुजा की लंबाई। तो यहाँ पर अगर हमें क्या चाहिए, टोटल एरिया चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर से ये जो आपका टोटल कितना हो जाएगा, अगर जो आपका टाइल्स है टाइल्स का एरिया निकालेंगे क्योंकि वो भी वर्गाकार है, तो भुजा का स्क्वायर करेंगे यानी कि हाफ इंटू हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। टोटल कितने टाइल्स लगाए जाते तो 784। हमें क्या चाहिए, भुजाओं की लंबाई चाहिए, तो बड़ा वाला जो रूम है वो भी कैसा है वर्गाकार है, तो वर्गाकार है तो उसका भी एरिया क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर से हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, भुजा की लंबाई आ जाएगी। तो हल करेंगे 4 से काटेंगे तो आपका 19 4 6 24, यानी कि साइड स्क्वायर बराबर 196, तो साइड बराबर आपका कितना हो जाएगा 196 का अंडर रूट कितना हो जाता है 14 मीटर, यानी कि भुजा की लंबाई कितनी आ गई 14 मीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कारखाने का उत्पादन 2 वर्षों में 6600 टन से बढ़कर 7900 यानी कि 7986 टन हो गया। यदि वृद्धि की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए कि कितना है। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या हो रहा है 2 साल का वृद्धि यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो ओवरऑल यहाँ पर वृद्धि यहाँ पर है उसे क्या करेंगे ऊपर में लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 7986 यानी कि 7986 बटा पहले जो 2 साल पहले कितना था 6600। हल करेंगे यहाँ पर 11 से काटेंगे ये 600 बार में चला जाएगा, ये आपका 11 से कितने बार में चला जाएगा 7 बार में, 11 दूनी 22 11 छक 66। 6 से काटेंगे ये 100 बार में, ये आपका 12 एक इतने बार में, यानी कि अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 11/10, यानी कि 10 में क्या हो गई एक प्रत्येक साल में क्या हो रही है 10 यूनिट से 11 यूनिट हो जा रही है, यानी कि वृद्धि कितनी हो रही है 10 यूनिट से 11 यूनिट हो जा रही है, यानी कि 1 यूनिट की वृद्धि हो जा रही है। परसेंट में वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें वृद्धि दर चाहिए, तो परसेंट में यानी कि 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे आंसर आ जाएगा 0 चला गया, यानी कि प्रत्येक वर्ष में क्या हो रही है 10% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु जो है 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम किया जाता है तो लाभ जो है क्या हो जाती है 4% अधिक होगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका हो जाएगा 1/5, यानी कि CP से SP आपका
5 यूनिट के सामान को कितने यूनिट में बेचा गया, 1 यूनिट के लाभ में, यानी कि 6 यूनिट में बेचा गया। लेकिन दूसरे बार में क्या हो रहा है, 4% अधिक लाभ हो रहा है, यानी कि पहले अगर 20 था तो अब कितना हो रहा है, 24% का लाभ हो रहा है। 24% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 6/25, यानी कि 25 यूनिट वाले सामान को कितने यूनिट में बेचा गया, 31 यूनिट में बेचा गया। लेकिन क्या किया गया था, सीपी में भी 100 रुपये की कमी कर दी गई और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य में भी 100 रुपये की कमी कर दी गई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे और यूनिट का अंतर निकालेंगे। तो 31/25 कितना हो जाएगा, 155, 25 छक 150। तो आपका यूनिट में अंतर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का अंतर है। रुपये में अंतर कितना हो जाएगा, तो क्रॉस से डिफरेंस निकाल लेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, पहले तो डिफरेंस आपका यहाँ पर 100 आ जाएगा और 25 माइनस यानी कि 31 माइनस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। हल करेंगे, 5 से काटेंगे तो 20 बार में चला जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से आपका कितना आ गया, 120 रुपये। पूछा क्या जा रहा है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, किसका, वस्तु का। तो वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, 5 यूनिट थी, यानी कि हमें अगर 1 यूनिट का वैल्यू 120 रुपया तो 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से कितना हो जाएगा, तो 12×5 = 60, यानी कि आपके वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 600 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माध्यिका निकाल लेते हैं। तो माध्यिका निकालने का क्या तरीका होता है, जो भी संख्याएं दी गई है उससे पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी यहाँ पर दी गई है, 10। 10 के बाद कौन सी है, 12। 12 के बाद आपकी कौन सी है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, फिर आपकी 26 है, फिर आपकी कौन सी है आपकी यहाँ पर 20, 26, 28, हाँ सही है। आपके कितने हो गए, 3, 3, 6, 2, 8, 3, 3, 6, 2, 8, यानी कि ऊपर भी आपकी 8 थी, नीचे भी आपकी कितनी हो गए, 8 हो गई। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बीच की संख्या, तो इधर आपका 3 हो गया, इधर 3 हो गया। 16 और 18 के बीच की संख्या निकालनी है, तो 16 और 18 के बीच की संख्या कितनी हो जाएगी, 17, यानी कि माध्यिका कितना आ गया, 17। ये तो आपकी आ गई मीडियन यानी कि माध्यिका आ गए। अब हमें क्या चाहिए, माध्य। माध्य निकालने के लिए पहले इनका क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से आपका 16 और 14 30, 18 और 12 30, 30 30 60 और 70, 70 और 20 90, 90 90 और 40 आपका कितना हो जाएगा, 130 और 8 6 14 यानी कि 144 हो गया। टोटल कितनी संख्या है, 8। 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, औसत यानी कि माध्य आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 1 8 8 64, यानी कि ये आपका क्या आ गया, माध्य 18, माध्यिका 17 आ गए। इन दोनों का क्या पूछा जा रहा है, योग पूछा जा रहा है। तो 17 और 18 का योग कितना हो जाएगा, ये 17 और ये 18 का योग आपका हो जाएगा यहाँ पर 35 यानी कि 35। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर ये आपका क्या है, रेशनलाइज इसे करेंगे, y का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो रेशनलाइज करने का मैंने डायरेक्ट तरीका बता रखा आपको कि ऊपर का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, नीचे का क्या करेंगे, अलग अलग स्क्वायर कर देंगे। अगर नीचे अगर माइनस है तो माइनस में रहने देंगे, लेकिन अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में कर देंगे। हल कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 7 और 2 9 प्लस 2 रूट कितना हो जाएगा, 14। नीचे कितना आ जाएगा, 7 में से 2 गया 5, बराबर आपका कितना, x + y √14 है। तो इसे जो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 9/5 लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं, इसे 2/5 √14 लिखा जा सकता है। बराबर आपका क्या हो जाएगा, x + y √14। तो x का वैल्यू यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 9/5 यानी कि 9/5 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। तो y का वैल्यू यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 2/5 होगा, कितना होगा, 2/5। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर जो है आपका क्या दिया गया है, ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में क्या है, मैचेस दिए गए, यानी कि बॉक्सिंग जो है कितने मैचेज होते हैं, 26%, टेनिस के 29%, क्रिकेट में 20%, फुटबॉल के 17 और चेस में 8% का यहाँ पर क्या दिया गया, खेल बंट यानी कि खेल को जो है इतने इतने प्रतिशत में टूर्नामेंट में बांट दिया गया है प्रतिशत के रूप में। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि कुल 300 मैच खेले गए हो तो फुटबॉल में कितने मैच खेले गए। तो टोटल कितने मैच खेले गए, 300। टोटल जो है कितना डिग्री होता है, और जो है यहाँ पर जो है पहले टोटल कितने गेम खेले गए, 300। कौन से गेम का पूछा जा रहा है, फुटबॉल का। तो फुटबॉल जो है कितना प्रतिशत, 17%, यानी कि हमें क्या निकालना है, 300 का 17% निकालना है। तो सुना सुना चला गया, 17 तिया कितना हो जाएगा, 51, यानी कि फुटबॉल में 51 मैच खेले गए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 32, ये आपका क्या है, ये आपका दूसरा ग्राफ है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया, विज्ञान में इतना दिया गया, विज्ञान में क्या दिया टोटल, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया गया कि दी गई तालिका और पाई चार्ट में 100 छात्र के एक समूह को पसंदीदा विषयों को दर्शाता है। जैसे विज्ञान में 28 लोग छात्र है, गणित को 25 लोग पसंद करते हैं, 25 छात्र पसंद करते हैं, अंग्रेजी को 27 और इतिहास को 20 छात्र पसंद करते हैं। पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पाई चार्ट में गणित विषय को निरूपित करने वाले छात्र का केंद्रीय कोण कितना होगा। यानी कि अगर इस ग्राफ में अगर हमें दर्शाना है किसको, मैथ को, तो मैथ का कितना डिग्री आएगा। तो टोटल कितना मैथ को पसंद करने वाले छात्र है 25, टोटल कितने छात्र है 100। डिग्री में दर्शाने के लिए क्या करेंगे, 360 से हमें डिग्री वैल्यू निकालना होगा, हल करेंगे यहाँ पर से आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 चौक कितना होता है 100, 4 से 360 डिग्री काटेंगे 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री मैथ का भाग होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।